Hello students, today we start the topic molecular basis of inheritance. Molecular basis of inheritance का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ये ट्रांसफर करता है, यानी पेरेंट से जो चाइल्ड में ट्रांसफर होता है, और वो चूंकि बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है, इसीलिए इसको बोला गया मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और ये मॉलिक्यूल्स जनरली डीएनए और आरएनए होते हैं, और उसी की स्टडी इस डिटेल में हम लोग करेंगे इस टॉपिक्स में। तो चूंकि मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ बेसिक्स हमें जानना जरूरी है, तभी जाके हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये मोलिकुलर बेसिस जो इनहेरिटेंस का होता है, एक्चुअली जो इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम मदर या फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। और दीज इनहेरिटेंस यानी जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। तो उस डीएनए या आरएनए को कंसीडर किया गया, कहा गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इसका नाम इसलिए दिया गया कि ये जब आइसोलेट किया गया था, पहली बार इसको आइसोलेट किया गया था, तो ये कहां से आइसोलेट किया गया था? न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स। पस सेल मतलब ये हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे मरीज का जो पस सेल्स होते हैं, जो निकलता था घाव से, जो घाव होता है, घाव से जो पस निकलता है, उस पस सेल से इसको आइसोलेट किया गया था। और चूंकि उस सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट था, इसलिए इसका नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड नोमेनक्लेचर यानी नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम था अल्टमान। अल्टमान ने सबसे पहले जो पस सेल से आइसोलेट हुआ उसका नाम न्यूक्लिन इन्होंने दिया था, न्यूक्लिक एसिड। और ये इसका जब डायग्राम देखा गया तो या उसका स्ट्रक्चर देखा गया तो ये देखा गया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, वो क्या होता है, बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बने होते हैं। और वो बहुत पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन चूंकि बहुत सारे मिलते हैं उसको पॉलीमर बोलते हैं। और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमर। यानी बहुत सारे मोनोमर मिलके, बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। और इस न्यूक्लियोटाइड, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में जो कंपोनेंट होता है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड में 3 मेनली कंपोनेंट होते हैं, वो 3 कंपोनेंट मिलके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एक पहला जो होगा वो बेस होगा। बेस, इसको नाइट्रोजिनस बेस बोलते हैं, इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको नाइट्रोजिनस बेस बोलते हैं। उसमें शुगर होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा होता है फॉस्फेट। ये तीनों मिलके अगर बेस के साथ शुगर के साथ फॉस्फेट ये आपस में कंबाइन होके अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी एक को न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड, एक मान ले सपोज करो ये, इसमें एक ये क्या है? बेस, इसके बीच में क्या है? शुगर, और ये फॉस्फेट। इसी के साथ एक दूसरा जुड़ जाए, फिर तीसरा जुड़ जाए, तो इसी को क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात अगर करें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत जो बनता है वो सारा मिलके क्या करेगा? डीएनए या आरएनए को बनाएगा। अब बात करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें बेस क्या होगा, शुगर क्या होगा, फॉस्फेट किस तरह का होगा, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेस की अगर हम बात करें तो बेस, इसमें जो डीएनए या आरएनए या कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड में जो बेस प्रेजेंट होता है वो 2 तरह का बेस प्रेजेंट होता है, प्यूरिन और पाइरिमिडिन। प्यूरिन्स जो होते हैं उसमें जो रिंग होगा वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जबकि पाइरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो ये नॉर्मल रिंग स्ट्रक्चर, इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा रिंग प्यूरिन में है इसको इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। क्योंकि यहां से क्वेश्चन गौर करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड में भी ये डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है। तो प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन, तो प्यूरिन की बात करें चूंकि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और पाइरिमिडिन क्या होता है? दिस इज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। और बात करें इसमें टोटल पोजीशन की बात करें तो अगर टोटल पोजीशन को हम काउंट करें तो टोटल पोजीशन 9 होता है, जबकि इसमें टोटल पोजीशन क्या होता है? 6 होता है। टोटल पोजीशन इसमें 6 होगा। और चूंकि ये ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल्स है तो बड़ा मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इसका मोलिकुलर वेट यानी वजन, मोलिकुलर वेट वजन को दिखाता है, यानी वेट बताता है। तो इसका चूंकि जब बड़ा स्ट्रक्चर है तो इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, और ये चूंकि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है इसलिए इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा? छोटा होगा।
तो तीसरा, अब बात करें पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन। प्यूरिन में नाइट्रोजन 4 होते हैं, पहला फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 7 पोजीशन और 9 पोजीशन। ये हम नंबरिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और अगर नंबर करें तो टोटल 9 है, 9 में 1 पोजीशन, थर्ड पोजीशन और 7 और 9 पोजीशन पे क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। यानी इस टोटल 9 पोजीशन में जो 4 साइट होगा वहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, जबकि पाइरिमिडिन में सिर्फ 1 और 3 पोजीशन पे ही क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ कार्बन। पोजीशन ऑफ कार्बन की बात करें तो जो नाइट्रोजन के अलावा, प्यूरिन में नाइट्रोजन के अलावा जो जगह बचता है वहां पे कार्बन प्रेजेंट होता है। यानी 1 और 3 को छोड़ के जितनी भी जगह है, लाइक 2, 4, 5, 6, 8, ये सब जगह पे क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि 6 स्ट्रक्चर यहाँ पे 6 साइट हैं, तो 6 साइट में 2 तो नाइट्रोजन ने इसको कवर कर रखा है, और बचा जो 4 जगह वहां पे 2, 4, 5, 6 वहां पे क्या होगा, कार्बन pyrimidine में प्रेजेंट होगा। और बात करें प्यूरिन की, तो प्यूरिन और pyrimidine में अगर बेसिक चीज पूछे तो प्यूरिन इज इक्वल टू pyrimidine, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर प्लस ये इमिडाजोल रिंग स्ट्रक्चर। ये हम कह सकते हैं कि अगर इस दोनों में कंपेयर कर किया जाए, यानी प्यूरिन इज इक्वल टू pyrimidine प्लस इमिडाजोल रिंग। और पाइरिमिडिन को अगर निकालना हो, पाइरिमिडिन बताना हो, तो हम कह सकते हैं पाइरिमिडिन इक्वल टू प्यूरिन माइनस, क्योंकि अगर ये डबल रिंग है, इस एक रिंग को हटा दें तो प्यूरिन इज कन्वर्टेड इनटू पाइरिमिडिन। यानी अब अगर कोई पूछे क्वेश्चन कि आपको प्यूरिन को हम कैसे पाइरिमिडिन में कन्वर्ट कर सकते हैं और पाइरिमिडिन को हम कैसे प्यूरिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पाइरिमिडिन को प्यूरिन में कन्वर्ट अगर करना हो तो पाइरिमिडिन में एक इमिडाजोल रिंग अगर हम जोड़ दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्यूरिन में, और प्यूरिन को पाइरिमिडिन में कन्वर्ट करना हो तो इमिडाजोल रिंग को अगर हटा दे तो प्यूरिन इज कन्वर्टेड इनटू पाइरिमिडिन। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है। अब बात करते हैं एक एक करके कि जो बेसिस प्यूरिन में होते हैं वो कौन कौन से प्यूरिन होते हैं, कितने टाइप के प्यूरिन होते हैं, और पाइरिमिडिन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्यूरिन, क्योंकि प्यूरिन जब भी होगा तो डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो प्यूरिन जो है वो 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ये पहला जो स्ट्रक्चर है एडेनिन, और ये दूसरा स्ट्रक्चर है ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन की बात अगर करें तो ये दोनों जो है स्ट्रक्चर में डिफरेंस अगर हम देखें तो 6 पोजीशन पर यहाँ NH2 ग्रुप जुड़ता है, क्योंकि इसकी अमीन ग्रुप ऐसे इसका बोला गया 6 एमिनो प्यूरिन। अगर IUPAC नेम अगर हम इसका करें, यूपेक नेम नोमेनक्लेचर के थ्रू करेंगे तो ये 6 पोजीशन पे अमोनिया ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2 को अमीन ग्रुप को बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया 6 एमिनो प्यूरिन। और इसमें एमिनो ग्रुप तो जुड़ा हुआ रहता ही है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा ओ ग्रुप आ जाता है, इसीलिए इसको ग्वानिन बोलते हैं। इसका नाम ग्वानिन इसलिए रखा गया कि सबसे पहले जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड के फिशेस को जो छोटे छोटे पिलट्स होते हैं उसको गुआ बोलते हैं, गुआ मतलब फिशेस। तो गुआ उसी से, चूंकि सबसे पहले पहली बार इसको वहीं से आइसोलेट किया गया था, इसीलिए इसका नाम दिया गया ग्वानिन। और इसका अगर IUPAC नेम अगर लिखेंगे तो देखो 2 एमिनो, ये सेकंड पोजीशन पे एमिनो, 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन इसका नाम हुआ। यानी प्यूरिन इज 2 टाइप, और ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, 6 पोजीशन पे कौन सा है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडेनिन एंड ग्वानिन, तो ये क्वेश्चन वहां पे अराइज किया जा सकता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ पाइरिमिडिन। टाइप्स ऑफ पाइरिमिडिन 3 तरह के होते हैं। 3 तरह में क्या होगा, फर्स्ट वन इज द साइटोसिन। चूंकि pyrimidine जो होगा वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिंगल रिंग पाया जाता है, तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर ये तीनों देखते हैं डायग्राम में क्या बता है, ये तीनों जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन पार्शियली क्या है, एक दूसरे से डिफरेंस है। जैसे इसकी बात करें साइटोसिन, साइटोसिन में क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, और 2 फंक्शनल ग्रुप दोनों अलग अलग है, एक एमीन है और एक ऑक्सी है, तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, 2-ऑक्सी 4-एमिनो पाइरिमिडिन इसका स्ट्रक्चर है, और इसी को क्या बोला जा रहा है, साइटोसिन। लेकिन इसमें अगर बात करें यूरेसिल, ये दोनों जो एमिनो ग्रुप था, ये एमिनो ग्रुप हट जाता है, इसके जगह पे क्या होता है, ऑक्सीजन आ जाता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, यूरेसिल। चूंकि अब तीसरा जो पाइरिमिडिन होगा वो पाइरिमिडिन क्या हुआ, थाइमिन में कुछ नहीं होता है, ये यूरेसिल में ही 5th पोजीशन, ये जो 3rd पोजीशन है
इसी में यानी इस यूरेसिल का ही अगर हम मिथाइलेशन कर देते हैं, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, जो कि देखो ऐड किया हुआ है, जैसे ही मिथाइल ग्रुप ऐड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है थाइमिन में, और इसका आईयूपीएसी नेम अगर हम लिखें तो उसको लिखते हैं 2,4-डाइऑक्सी-5 मिथाइल। तो अब ये टोटल हमारा क्या हो गया, बेसिस हो गया। अब बात हम करते हैं कि पहले कौन सा इस यूरेसिल और थाइमिन, यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में ये एब्सेंट होता है, और थाइमिन जो होता है वो सिर्फ डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में एब्सेंट होता है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वायरस एंड बैक्टीरिया, सॉरी वायरस एंड ह्यूमन बींग्स, वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, और आरएनए में मेनली यूरेसिल प्रेजेंट होता है और डीएनए में मेनली थाइमिन प्रेजेंट होता है। चूंकि यूरेसिल ज्यादा रिएक्टिव है, चूंकि इसके पास 2 ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन एटम हाईली रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स। अगर तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए आज के डेट में जो हम लोग कोरोना वायरस देख रहे हैं, कोरोना वायरस अभी तक अपने आप को जब से ये ओरिजिनेट हुआ है तब से अभी तक ये टोटल 14 स्ट्रेन में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि आरएनए यूरेसिल प्रेजेंट होता है और यूरेसिल तुरंत इसमें म्यूटेशन होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि इसके पास 2 रिएक्टिव ग्रुप ऑक्सीजन का रहता है और ये इजिली किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, दूसरे फैक्टर के साथ इमीडिएटली ये रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हायर एनिमल्स होते हैं वहां पे चूंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है और स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा रीजन डीएनए का होता है उसमें प्रेजेंस ऑफ द थाइमिन। ये थाइमिन ग्रुप उस ज्यादा स्टेबल बनाता है, क्योंकि ये तो दोनों ग्रुप रहता है, लेकिन इस मिथाइल ग्रुप होने की वजह से ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन करने की पॉसिबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है, और अगर मिथाइल ग्रुप कर इसमें ऐड हो जाता है तो इसमें रिएक्शन साइट नहीं बन पाता है और ठीक से रिएक्शन नहीं हो पाता। इसीलिए थाइमिन इज मोर स्टेबल देन यूरेसिल, इसीलिए थाइमिन डीएनए में होता है और डीएनए इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू आरएनए, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है। हम लोगों ने देखा क्या कि जो बेसिस होते हैं, बेसिस कितने तरह के होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड में बेस प्रेजेंट होता है वो कितने तरह के होते हैं, तो हम लोगों ने देखा ना प्यूरिन होता है, प्यूरिन 2 तरह के होते हैं और पायरिमिडिन 3 तरह के होते हैं। अब बात करते हैं शुगर का, जो उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, वो शुगर मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, ये एक राइबोज और दूसरा डीऑक्सी राइबोज। ये राइबोज शुगर जो होता है वो 5 कार्बन का बना होता है, ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है और ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें राइबोज और डीऑक्सी राइबोज का, तो ये बेसिक इसका है, और इसमें अगर हम कार्बन का नंबर देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन कंपाउंड होता है, और राइबोज शुगर का ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर इसी राइबोज शुगर में अगर ये सेकेंड नंबर पे जो कार्बन है, ये सेकेंड नंबर पे जो कार्बन है, इस कार्बन पे इस राइबोज शुगर में देखो क्या है, OH ग्रुप है, लेकिन इस सेकेंड कार्बन पे डीऑक्सी राइबोज में क्या होता है, ये ऑक्सीजन ग्रुप रिमूव हो जाता है, यानी डीऑक्सी हो जाता है। डीऑक्सी मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एट द सेकेंड कार्बन ऑफ राइबोज शुगर, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोज। यानी डीऑक्सी राइबोज शुगर में सेकेंड नंबर के कार्बन जो होता है वो सेकेंड नंबर कार्बन पे एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज। इसीलिए शुगर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड में वो 2 तरह के शुगर होंगे, एक राइबोज और एक डीऑक्सी राइबोज। और तीसरा जो होता है वो फॉस्फेट। फॉस्फेट का जनरल फॉर्मूला H3PO4 होता है, और ये इसका ये स्ट्रक्चर इस तरह का होगा और ये फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। यानी एक न्यूक्लियोटाइड में हम देख रहे थे कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक बेस होता है, बेस के साथ एक शुगर होता है और शुगर के साथ क्या होता है, फॉस्फेट बाइंड होता है, और ये तीनों मिलके एक बेसिक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अब हम बात करें न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ दिस राइबोज शुगर, ये शुगर मॉलिक्यूल्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज कॉल्ड आरएनए, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज कॉल्ड डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब यहां से एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आरएनए को आरएनए क्यों कहते हैं, डीएनए को डीएनए क्यों कहते हैं।
तो डीएनए को इसलिए डीएनए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो राइबोज शुगर होता है वो डीऑक्सी राइबोज होता है, और आरएनए को आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि आरएनए में जो राइबोज शुगर होता है वो एज यूजुअल होता है, उसमें डीऑक्सी नहीं होता है, वो राइबोज शुगर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए में डीऑक्सी हो जाता है, सेकेंड नंबर के कारण से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, डीऑक्सी, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब बात करें कैरेक्टर की, इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो बेस की बात करें तो प्यूरिन हमेशा एथनिन एंड ग्वानिन होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और ये दोनों में आरएनए और डीएनए में प्रेजेंट होगा। ग्वानिन ये भी आरएनए और डीएनए में प्रेजेंट होगा, यानी हम अगर देखें तो प्यूरिन में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, यानी डीएनए में भी वही क्या नाम है, प्यूरिन है, और आरएनए में भी वही प्यूरिन है, यानी प्यूरिन मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं पाइरिमिडिन में हम बात करें तो साइटोसिन भी एक तरह का बेस है, यानी साइटोसिन बेस भी क्या होगा, दोनों में प्रेजेंट होगा, यानी आरएनए में भी प्रेजेंट होगा और डीएनए में भी प्रेजेंट होगा। यूरेसिल की बात करें, यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है, जबकि ये डीएनए में एब्सेंट होता है। यानी पहला कंडीशन क्या है, यूरेसिल ओनली प्रेजेंट इन आरएनए नॉट इन डीएनए। और थायमिन की बात करें, थायमिन आरएनए में क्या होता है, एब्सेंट होता है। जब उसको देखो, उसका स्ट्रक्चर देखा जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया गया तो उसमें देखा गया कि थायमिन एब्सेंट होता है, और थायमिन चूंकि मिथाइलेटेड होता है, इसीलिए जहां पे थायमिन प्रेजेंट होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि मिथाइलेशन की वजह से वो लेस रिएक्टिव हो जाता है, और इसीलिए जहां भी आरएनए होता है वहां ज्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने कोरोना का डिस्कस किया था, चूंकि आरएनए में म्यूटेशन आसानी से हो सकता है, रिएक्शन मतलब म्यूटेशन, और म्यूटेशन होने की वजह से उसमें तुरंत चेंज आ जाएगा, और चेंज आने की वजह से क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए वायरस जनरली जो जितने भी वायरस होते हैं, ऑलमोस्ट वायरस, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, और आरएनए में यूरेसिल की वजह से तो पहला वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए, और ऊपर से जो यूरेसिल होता है, यूरेसिल के पास दो रिएक्टिव ऑक्सीजन ग्रुप है, वो तुरंत रिएक्शन करता है और म्यूटेशन तुरंत कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आरएनए की बात करें, डीएनए की बात करें तो डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट होता है, उसके जगह पे क्या होता है, उसी यूरेसिल का क्या होता है, मिथाइलेशन हो जाता है, मतलब एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप इन यूरेसिल, और दैट इज कन्वर्टेड इनटू थायमिन। इसलिए अगर एनसीएंट की बात करें, कोई क्वेश्चन ये कह दे कि आरएनए आया पहले कि डीएनए आया पहले, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं चूंकि यूरेसिल से ही कन्वर्जन हुआ है थायमिन से, और चूंकि डीएनए में थायमिन बनता है और यूरेसिल के मिथाइलेशन से थायमिन बनता है, इसीलिए यूरेसिल प्रेजेंट आरएनए में होगा, और चूंकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल जिसका होगा वो पहले आया होगा, और डीएनए जिसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो बाद में आया होगा। इसीलिए जो वायरस है, इवोल्यूशन के देखें कि कौन पहले आया है, तो पहले वायरस आया, फिर बैक्टीरिया आया। जैसे ही डीएनए जेनेटिक मटेरियल हुआ, इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो बाद में आया होगा, और जिसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वो पहले आया होगा। इवोल्यूशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। शुगर की बात करें तो शुगर जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसमें जो शुगर होता है वो राइबोज होता है, ये बात शुगर राइबोज वाला होता है, और ये शुगर डीएनए में जो होता है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, ये डीऑक्सी राइबोज, और फॉस्फेट ग्रुप दोनों में सिमिलर होता है, और इसमें कोई डिफरेंसेस फॉस्फेट ग्रुप में नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिक डिफरेंसेस हैं आरएनए और डीएनए में, वो है इसमें पाइरिमिडिन्स में, क्योंकि पाइरिमिडिन्स में यूरेसिल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे यूरेसिल एब्सेंट होता है, और पाइरिमिडिन जो थायमिन है, थायमिन भी क्या है, पाइरिमिडिन से सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, वो आरएनए में एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। तो पहला डिफरेंस पाइरिमिडिन, और दूसरा डिफरेंस शुगर मॉलिक्यूल, जैसे राइबोज शुगर अगर हो तो वो आरएनए में, राइबोज शुगर आरएनए में प्रेजेंट होता है, और डीऑक्सी राइबोज शुगर किसमें प्रेजेंट होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड में, यानी डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है, और इसके बेसिस पे हम बेसिक क्वेश्चन आसानी से हम कर सकते हैं कौन क्या, और यहाँ से क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है बेसिक क्वेश्चन से, और अभी तक कई बार यहाँ से क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं कोई भी मोनोन्यूक्लियोटाइड हम लोग देख चुके हैं कि जो मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें एक बेस होता है, और बेस में या तो प्यूरिन हो सकता है या पाइरिमिडिन हो सकता है, उसके साथ क्या होगा, एक
शुगर होगा, शुगर में राइबोज शुगर हो सकता है या डीऑक्सी राइबोज शुगर हो सकता है, और उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप हो सकते हैं। तो ये मिलकर पूरा क्या बनाता है, मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब देखते हैं कि एक मोनोन्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है और उसमें किस किस तरह के बॉन्ड बनते हैं। तो एक मोनोन्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें, एक मोनोन्यूक्लियोटाइड अगर बनता है जिसमें बेस होते हैं, शुगर होते हैं और फॉस्फेट। शुगर में या तो राइबोज हो सकता है या डीऑक्सी राइबोज हो सकता है। अगर राइबोज होगा तो वो डीएनए का होगा, आरएनए का होगा, और अगर वो डीएनए का होगा, डीऑक्सी राइबोज होगा, तो वो डीएनए का मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं बेस। पहले हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिन्स को लेते हैं, प्यूरिन्स करके मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, फिर हम पायरिमिडीन्स को लेकर के एक मोनोन्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। तो अगर हम बेस एडेनिन या ग्वानिन लेंगे, एडेनिन या ग्वानिन अगर हम इसको प्यूरिन मान लेते हैं, एडेनिन ग्वानिन दोनों क्या होता है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं, एक क्या होगा एडेनिन प्यूरिन, और उसके साथ ये क्या होगा राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर। अगर यहाँ पे OH ग्रुप है तो ये राइबोज होगा, अगर OH वो हट जाए, सिर्फ H रहे, उसको राइबोज शुगर बोलेंगे, और ये फॉस्फेट। ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं ये प्यूरिन जो होता है, ये प्यूरिन के 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप रहता है, और ये नाइट्रोजन ग्रुप इस कार्बन के राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH ग्रुप से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के क्या होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड इसलिए बोलते हैं, ग्लाइकोसिलिक मतलब ग्लूकोज, एन मतलब इस एन, और बॉन्ड मतलब एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। और इस ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनने में एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिलीज होता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज हुआ, एक बॉन्ड ये बना, यानी प्यूरिन और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड या सिंपल ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड भी हम बोल सकते हैं। दूसरा, अब ये बात करते हैं, तो ये राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर के साथ फॉस्फेट जो होता है, इसके 5th कार्बन पे ये फॉस्फेट ग्रुप बाइंड होता है, और ये फॉस्फेट ग्रुप जब बाइंड होता है तो यहाँ पे ये रिएक्शन करके ये एक वाटर मॉलिक्यूल और रिलीज होता है, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इस यहाँ पे जो फॉस्फेट और ये शुगर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड को बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, और यहाँ भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, यानी एक मोनोन्यूक्लियोटाइड। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड। और इस पूरे मोनोन्यूक्लियोटाइड को बनने में क्या होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, एक नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच, और दूसरा जो बॉन्ड बनता है एस्टर बॉन्ड बनने में, यहाँ पे ये शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट के बीच बनता है, इसीलिए इसको यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब बात हम करते हैं, देखो ये चूंकि कार्बन नंबर 5 पे जुड़ा रहता है फॉस्फेट ग्रुप, इसलिए इसको बोलते हैं 5 प्राइम। इसके ऊपर जो गैस दिया हुआ है इसको प्राइम बोलते हैं, 5 प्राइम। यानी अगर ये 5 प्राइम यानी 5 प्राइम, यानी इस गैस का मतलब होता है 5 प्राइम, चूंकि ये 5th कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है इसलिए जो 5 प्राइम बोलते हैं, और यहाँ से जो ये OH ग्रुप है वो तीसरे कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसको 3 प्राइम बोलते हैं। यानी ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, इसीलिए इसको इंडिकेशन देते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यानी ये पूरे न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3 प्राइम पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस तीनों स्ट्रक्चर को अगर मिलाएंगे तो ये क्या बनता है, मोनोन्यूक्लियोटाइड। और अगर शॉर्ट में लिखना चाहें, बिल्कुल शॉर्ट में इसको, क्योंकि इतना डायग्राम बनाने में कॉपी में प्रॉब्लम होती है, तो तुरंत अगर दिखाना हो कहीं पे तो सिंपल इसको प्यूरिन को इस तरह से, शुगर को इस तरह से, फॉस्फेट को इस तरह से, यहीं पे फॉस्फेट मतलब ये 5 प्राइम पे जुड़ा हुआ है और 3 प्राइम पे OH ग्रुप है। ये हम मोनोन्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर। अगर बेस प्यूरिन हो तो इसी तरह से अगर बेस अगर पायरिमिडीन हो तो पायरिमिडीन में जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो वहां पे क्या होगा, ये सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर होगा, और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, पायरिमिडीन। ये पायरिमिडीन अगर है तो पायरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन तीनों आ सकते हैं, और तीनों मिलकर क्या बोलते हैं, ये तीनों पायरिमिडीन होते हैं। अब अगर हम किसी भी पायरिमिडीन को उठाते हैं तो ये 3 नंबर पे
और ये 1 नंबर पे क्या होता है, कार्बन होता है, 1 नंबर और 3 नंबर पे कार्बन होता है। तो यहाँ पे ये पिरिमिडिन्स, दूसरा सुगर मॉलिक्यूल्स और तीसरा फॉस्फेट, यानी फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स और सुगर मॉलिक्यूल्स सेम रहेगा। बस चेंज हमने किया है सिर्फ क्या, यहाँ प्यूरिन था, यहाँ पायरिमिडिन, यानी यहाँ डबल रिंग स्ट्रक्चर था, यहाँ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बना दिए। अब जब ये सारा रिएक्शन इसके जैसा ही होगा, यानी यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल 2 रिलीज होगा एक मोनोन्यूक्लियोटाइड बनने में, लेकिन अंदर से ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर जैसे। और इसका 3 नंबर का नाइट्रोजन क्या करेगा, जो पायरिमिडिन रिंग है वो राइबोस शुगर के साथ रिएक्ट करेगा और एक बॉन्ड बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये राइबोस शुगर और फॉस्फेट के साथ जो बॉन्ड बनेगा, दैट इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। और एस्टर बॉन्ड बनाने में और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में एक एक मॉलिक्यूल वाटर का रिलीज होता है। और यहाँ भी एक मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाने में पायरिमिडिन्स का 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होता है। और इसी को क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर देखें तो दैट इज कॉल्ड मोनोन्यूक्लियोटाइड। और मोनोन्यूक्लियोटाइड में अगर इसका स्केलेटन देखें, सिंपल स्केलेटन बना के देखना चाहें तो ये सुगर पायरिमिडिन, सुगर फॉस्फेट, फॉस्फेट में 5 प्राइम, ये 5 प्राइम से जुड़ा हुआ है, और ये 3 OH3 रहता है यहाँ पे 3 पे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है